हेलो दोस्तों, मैं हूं अशम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल इडियट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के सोशल साइंस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और काफ़ी दिनों से जो है स्टूडेंट हमको परेशान भी कर रहे हैं, और हालांकि अभी एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक हैं और फिर से लॉकडाउन की फिर आशंकाएँ फिर बताए जा रहे हैं। तो इसमें जो है काफ़ी चिंतित बात है, और उसी के साथ साथ हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो अभी हम फुल फाइनल आप लोग को क्वेश्चन जल्द ही दे देंगे 1-2 दिन में, और बहुत बार बोल चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी दे चुके हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो अपना हताश मत होइए, क्योंकि मेरा वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए। 2020 के सेशन में जितना हम क्वेश्चन बताए, कभी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ कभी नहीं बताए हैं। तो पहले आप जाकर उन सब क्वेश्चनों को देखिए। देखने के बाद हो सके तो आपके पास PDF अगर अवेलेबल कर पा रहे हैं तो अवेलेबल कर लीजिए, और मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके साथ जोड़ के आप PDF को शेयर कर सकते हैं जो लोग के पास हैं। हालांकि हम तो बहुत कुछ भेज रहे हैं और भेज भी नहीं पाएंगे कुछ। तो जैसे भी होगा आप लोग फिर ग्रुप में डिस्कस करके, और हम ग्रुप को जो है सभी को अब इस्तेमाल करने के लिए हम उसको पर्सनली हटा देंगे। तो आपस में सब लोग इधर उधर करके आप लोग क्वेश्चन का सॉल्व करते रहिए, और हम भी यहाँ पे बताते जाएंगे और कंटिन्यू वीडियो देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। खैर, जो भी बात है, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो हालांकि ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन जो मेन क्वेश्चन होता है 5 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर या उन सब क्वेश्चनों को ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, और उन्हीं 2-4 क्वेश्चन को आपको टिक करके पढ़ना पड़ेगा। जो स्टूडेंट कमज़ोर है उनका उससे स्टूडेंट्स हमें रिक्वेस्ट रखेंगे कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा शॉर्ट नोट करने की कोशिश करें, और उनसे ही आप पॉइंट टू पॉइंट करके लिख के या किसी भी तरह से क्रिएटिव करके उसको आप ये करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। यंग इटली सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? यंग इटली जो है उसका सोसाइटी का स्थापना कौन की थी? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट जो है इसका पारित कब हुआ था? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? औद्योगिक जो क्रांति है इसका सर्वप्रथम कहाँ इसका जो है प्रारंभ हुआ था? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? आर्थिक महामंदी जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दंडी यात्रा आरंभ की थी? महात्मा गांधी का जो दंडी यात्रा था, तो इसमें कितने सदस्यों से वो आरंभ किया था? हालांकि लास्ट में तो बहुत आदमी जोड़ गए थे, उसमें एक बहुत बड़ा ये आंदोलन हो गया था, लेकिन शुरुआत तो जो थे तो कितना आदमी के साथ लेकर वो शुरुआत किए थे? यंग इटली के एकीकरण कब हुआ? उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वियना सम्मेलन की मेजबानी ... ने की थी। किसने ये मेज़बानी की थी? ... को जलियांवाला का हत्याकांड हुआ कितने तारीख को, यानी कितने साल और कितने तारीख को जलियांवाला का हत्याकांड हुआ था? यहाँ पे पूछा गया है लघु प्रश्नों में जो है, इसमें 2 अंक करके मिलेगा। रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? रक्त और लौह जो नीति है, एक कानून है, उसमें से उस सब क्या समझते हैं? बहिष्कार आंदोलन का क्या अर्थ है? बहिष्कार आंदोलन का क्या अर्थ था? मतलब जो है, हम लोग इंडियन लोग इसको, हम जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको थोड़ा थोड़ा डील करते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने वाला चीज़ होता है, और हम जो डील करेंगे इसी को अगर आप ध्यान लगा के सुनेंगे तो यही एग्ज़ाम में आपका काम आएगा। क्योंकि जब आप कॉपी लेकर पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आपको याद करने के लिए वो दिमाग ये करते हैं, आप उस तरह चले जाते हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चन जब बोर्ड में पढ़ाते हैं कोई सर, या स्कूल में या कोचिंग में, तो जो सर ने बोलते हैं वही बात एग्ज़ाम में आपको याद आता है, और उसी बात से बना के लिख पाएंगे। तो इसीलिए जो है हम थोड़ा बहुत करके इस सब क्वेश्चन के ऊपर टिप्पणी करते जाएंगे। तो बहिष्कार आंदोलन का अर्थ हो रहा है कि हमारे भारत में बहिष्कार बोल के एक आंदोलन आया था, जिसमें अंग्रेज़ों के सामान को हम लोग बहिष्कार करते थे। अंग्रेज़ों का कोई भी चीज़ हम लोग नहीं लेते थे। उससे अंग्रेज़ थोड़ा सा परेशान हो गया था, और उनसे हम लोगों का क्या हुआ था, जो है स्वतंत्र लेना ये करने में, आज़ादी करने में हम लोग को कामयाबी उसी से मिली थी, बहुत हद तक आप बोल सकते हैं। तो बहिष्कार आंदोलन से, तो बहिष्कार मतलब होता है कि किसी का चीज़ को नहीं लेना, उसका बात को नहीं मानना ही बहिष्कार कहा जाता है। ठीक है। राष्ट्रवाद संघर्ष में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखी। राष्ट्रवाद जो संघर्ष है उसमें महिला की भूमिका बेहद था। ठीक है। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किया, व्याख्या करें। यानी ब्रिटेन के जो काम करने वाले महिला थे, इन लोगों के जो मशीन बनाया गया था, तो उस मशीन के जरिए वो काम हो जा रहा था, तो उनमें उन लोगों को जो रोज़गार मिलते थे, वो रोज़गार से वो लोग वंचित हो जाते थे। इसीलिए उन महिलाओं ने एक आंदोलन ये करके छुड़ा के, या आंदोलन ये निकाल के उस जो मशीन थे उन मशीनों पर हमला किए थे। ठीक है। तो इसको थोड़ा बहुत आप अलग करके लिख सकते हैं। राजनीतिक नेता पृथक चुनाव क्षेत्रों से सवाल पर क्यों बटे हुए थे?
राजनीतिक नेता पृथक चुनाव क्षेत्रों से सवाल पर क्यों बटे हुए थे। ठीक है, यानी राजनीतिक जो नेता थे, यानी ये है आपका जो बात, ये क्वेश्चन हालांकि आपको इस समय अभी की स्थिति में ये क्वेश्चन को नहीं लेना है। जिस समय हमारे इंडिया डिवाइडेड हुए थे, भाग हुए थे, तो उस समय नेता लोग जो है पृथक चुनाव क्षेत्रों बांटने का सवाल क्यों ये कर रहे थे। ठीक है, यानी मोहम्मद जिन्ना बोलते थे कि यहाँ से यहाँ तक चुनाव ऐसे होगा, यहाँ से चुनाव ऐसे होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दोहराया गया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अथवा से भी है 12 नंबर क्वेश्चन, अथवा से भी ये सब क्वेश्चन रहेगा, तो आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी ये सब मददगार भी साबित होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको अथवा से ज़्यादा रहेंगे उस सब क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जर्मनी एकीकरण का बात यहाँ पे कहा गया है। तो जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो दिए गए विश्व के मानचित्रों में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। यहाँ पे जो विश्व का मानचित्र है, इनमें निम्नलिखित स्थान को हम लोग को दर्शाना है। ऑटोमन साम्राज्य और ऑस्ट्रेलिया को दर्शाना है। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने का, ठीक है, देने के लिए करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरकार की जो फसलों की सहायता देने का ये है, यहाँ पे कौन सा ये है, कानून में है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो इसमें से कौन सा अग्रणी उत्पादक है। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। इनमें से कौन सी खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल मतलब क्या होता है। रबी फसल मतलब होता है और जैसे खरीफ फसल मतलब जैसे यहाँ पे आप चना बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं चना नहीं, सॉरी, चावल बोल सकते खरीफ फसल। उसके बाद यहाँ पे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। गैर परंपरागत मतलब जो पीढ़ी से पीढ़ी चले आ रहे हैं ऊर्जा का स्रोत, वो सब क्या है यहाँ पे ना। गैर मतलब वो परंपरागत नहीं। ठीक है, मृदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है। मृदा जो है, मिट्टी जो काट जाना, उसका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी से ही सब कुछ होता है। जल किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन है, व्याख्या करें। यानी जल जो है उसका नवीनीकरण योग्य संसाधन एक ऐसे है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। यानी चाय को हमको उगाना है, चाय का पौधा ये करना है, तो उसमें किस तरह का हमको वातावरण चाहिए, कैसा हमको टेम्परेचर होना चाहिए, कैसा उसका जलवायु होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, उस चीज़ों का यहाँ पे विवरण करना होगा। भारत में कोयले की वितरण का वर्णन करें। भारत जो है इसमें कोयला का वितरण कैसे क्या किया जाएगा, उस सब के ऊपर यहाँ का ये करना है। उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। 22 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए भारत के मानचित्रों में नामांकित को दर्शाइए। यानी भारत के जो मानचित्र है उसके ऊपर ये सब चीज़ों को दर्शाना होगा। दिए गए भारत के मानचित्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और क ख ग द्वारा प्रदर्शित जगहों का पहचान कर नामांकित करें। ठीक है, यहाँ पे क ख को ये करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र हम जिसको कहते हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंखला की कुल आबादी में सिल्ली आबादी कितनी है, यानी सिल्ली आबादी कितनी है यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित भाषाओं के अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। 22 भाषा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची में कितना विषय है। ये समवर्ती जो सूची है उसमें कितने विषय हैं। यानी सूची 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। ठीक है, निम्नों में से कौन लोकतंत्र देश है। इनमें से कौन लोकतंत्र देश है। तो ऑफकोर्स हम लोग भारत बोलेंगे, क्योंकि सऊदी अरब लोकतंत्र देश नहीं है और नाइजीरिया भी नहीं है, भारत है। भारत में कितने राष्ट्र दल मजबूत है। भारत में कितने राष्ट्र दल जो है मजबूत है। हालांकि अगर हम लोग देखेंगे तो 2 ही दल यहाँ पे आएगा, यानी एक अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस और आप बोल सकते हैं बीजेपी, 2 ही अभी दल मजबूत है। 3 अभी बोला जा सकता है, लेकिन सीपीएम उतना भी मजबूत है नहीं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, कब हुआ था, 1884 या 1885 में। तो 85 यहाँ पे होगा।
चुनाव आयोग द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा में प्राप्त हुआ। यानी कब जो है बहुजन समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला था, कब? 1996 में या 1997 में। ब्राजीलियम में ... सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। तो कैसा ये है, सांप्रदायिक सरकार है या सामुदायिक सरकार है? ... में सिल्ली में श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया, यानी राजभाषा कब यहाँ पे घोषित किया गया? सिल्ली भाषा, ठीक है, श्रीलंका में। अब जाएंगे हम लोग, कुछ जो है लघु क्वेश्चन भी है यहाँ पे। क्षेत्रीय दल क्या है? यानी क्षेत्रीय दल को जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो राजनीतिक दल जो केवल अपने क्षेत्रों के लिए वो कामकाज करते हैं और उन्हीं के वो सत्ता के लिए वो चुनाव लड़ते हैं और उन्हीं के मुद्दा के ऊपर वो बात करते हैं, तो उन सब दलों को हम लोग क्षेत्रीय दल बोलते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार मतलब होता है कि कई पार्टी मिलकर जो उसको बहुमत साबित करते हैं, तो उसी को गठबंधन सरकार कहा जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि ये गठबंधन चुनाव से पहले भी किया जा सकता है या चुनाव के बाद भी बहुत जगह में किया जा सकता है या करते हैं। तो सत्ता का साझेदारी गठबंधन मतलब होता है कि सत्ता को ये करने के लिए अपने अपने मिल जाना आपस में, ठीक है, इसी को गठबंधन बोला जाता है। श्रीलंका में समाज की जातीय बनावट की व्याख्या करें, जातीय बनावट की व्याख्या करें, ठीक है। भारत को हम एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों कहते हैं? भारत जो है एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक अप्रत्यक्ष रूप से भी हम लोग यहाँ पे निर्वाचित करते हैं, तो इसी को भी हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब होता है जैसे किसी को ऐसे बना देना, जैसे उसके एजुकेशन के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर, जैसे हम लोग कोई मीटिंग करते हैं, मीटिंग में बोलते हैं कि इस आदमी को ये काम का जिम्मेदारी दे दो, तो ये आपका प्रत्यक्ष हो गया। अब वहीं पे अगर चुनाव करना होगा, वोटिंग सिस्टम होगा, तो वो आपका अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो हमारे देश में वोट है, चुनाव होते हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है। राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? राजनीतिक दल के सामने क्या क्या चुनौती है? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करते हैं? लोकतंत्र जो है किस तरह वो जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे अर्थशास्त्रों में इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्रों से है और इसमें से कौन नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ देखेंगे उत्पादन के उद्देश्यों से निम्नों में से प्राथमिक स्थान आता है, ठीक है। तो प्रथम स्थान में आता है, कौन यहाँ पे आता है? वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? निम्नों में से कौन तृतीय क्षेत्र के से संबंधित है? कौन यहाँ पे तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग जाएगा यहाँ पे। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों से द्रुत आगमन देखा गया है। तो कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कोष्टक जो है यहाँ पे चुनकर सही शब्दों को भरना है। तो हालांकि वीडियो कुछ लंबा हो गए हैं, तो इन सब क्वेश्चनों को आप लिख ले और पढ़ते जाइए, और कुछ क्वेश्चन तो है नहीं खास क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इन सब क्वेश्चनों को जो है एक सीरीज़ बनाकर बढ़िया से आपको दे देंगे। तो इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।